हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सकें और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रतिरोधात्मक, दूसरा है अप्रामाणिक, तीसरा विवेचनात्मक और चौथा है उपयोगितावादी। तो जब भी आपका टीचर और स्टूडेंट्स के मध्य कम्युनिकेशन होगा तो उसमें जाहिर सी बात है किसी ना किसी टॉपिक को लेके होगा या किसी प्रॉब्लम को लेके होगा जिससे उनको सोल्यूशन चाहिए। तो जो इस तरह के टीचर और स्टूडेंट्स के मध्य कम्युनिकेशन होता है उससे हमेशा कुछ ना कुछ उपयोगी चीज़ ही निकल के आती है, वो चाहे स्टूडेंट्स के लिए निकल के आए चाहे टीचर के लिए निकल के आए। तो जो आपका शिक्षक छात्र संप्रेषण वो हमेशा उपयोगितावादी ही होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका हिंदी में हो जाएगा और इंग्लिश में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी का डी सही है और इंग्लिश में सी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। ऑप्शन ए नज़र मिलाने से, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति के प्रयोग से, ऑप्शन सी आवाज़ स्तर के परिवर्तन से और लास्ट ऑप्शन है अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से। तो जब भी आपका किसी कम्युनिकेटर के ट्रस्ट लेवल को देखना हो तो आप सुने होंगे कि आपसे अक्सर लोग कहते हैं या आपके टीचर या आपके जो भी हैं, जो भी सीनियर होंगे, आपसे कहते हैं कि जब भी आप भी बात कीजिए किसी से तो आंखों से आंखें मिला के बात किया कीजिए। तो इससे क्या होता है कि आप एक कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो अगर आप में दिखना कि आपका विश्वास ले जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका है, तो इसके लिए क्या होता है कि आप आई कांटेक्ट करके बातें करनी चाहिए। तो इसमें पूछा है कि कम्युनिकेटर का ट्रस्ट लेवल किससे डिटरमाइंड होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आई कांटेक्ट। क्योंकि अगर मान लीजिए वो अपने किसी जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है या जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा है, अगर वो कॉन्फिडेंट है तो लोगों से या स्टूडेंट से आंखों से आंखें मिला के बात करे। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो हो सकता है वो लोगों से आंखें ना मिले, अपनी आंखें चुराए या सर नीचे करके बात करे। तो इस तरह आपका वो कॉन्फिडेंट नहीं माना जाएगा। अगर वो नज़रें चुरा के बात करता है या सर झुका के बात करता है तो उसमें माना जाता है कि आत्मविश्वास की कमी है उसके अंदर। तो जो आपका कम्युनिकेटर है अगर उसका वो अपने टॉपिक के प्रति कॉन्फिडेंट है तो वो लोगों से नज़रें मिला के बात करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लिश में आपका हो जाएगा डी आई कांटेक्ट और हिंदी में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नज़र मिलाने से। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है। तो पहला आपका संदर्भ से, दूसरा है अभिग्रहण से, तीसरा संचरण से और चौथा है गैर विनियमन से। तो जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो आपका हमेशा एक किसी ना किसी संदर्भ में ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपका जो आप कम्युनिकेट करेंगे वो आप किसी अलग संदर्भ में बात करेंगे। लेकिन जब अगर मान लीजिए टीचर आपस में कम्युनिकेट करें तो उनका वो किसी और संदर्भ में बात करेंगे। डॉक्टर हैं वो अपना उनका अलग संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है बात करने का। इसी तरह आपका बिजनेसमैन होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो जो आपका ये कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट से ही प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आपका पूछा है कि प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संदर्भ से प्रभावित होगा। तो आपका हिंदी में हो जाएगा ऑप्शन ए संदर्भ और इंग्लिश में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉन्टेक्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है। तो आपका पहला दिया है वितरण भाषा के रूप में, दूसरा है शारीरिक भाषा के रूप में, तीसरा है वैयक्तिक भाषा के रूप में और चौथा है पराभाषा के रूप में। तो जो आपका जैसे आपका जो होता है वाणी होती है तो वाणी के बाद जो भी आपका जो बोलने का तरीका होता है या हाव भाव होता है या आप जो भी अपने वॉइस में चेंज करते रहते हैं समय समय पे, तो वो आपको बताएं कि वो किसके अंतर्गत आता है। तो ये आपका होता है कि पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। एक तो होती है आपकी वाणी होती है और वाणी के साथ साथ आपके जो बोलने का तरीका हाव भाव होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बात कर रहे हैं तो कभी आप धीरे से कह देते हैं या कभी तेज कह देते हैं या आप थोड़ा उदासी भरे स्वर में कहते हैं या आप खुश रहते हैं तो और चिल्ला के कह देते हैं। तो ये सब जो आपका कहने का तरीका होता है ये सारी चीज़ें आपके पैरा लैंग्वेज में आती हैं। तो इसमें आपको यही बताएं कि जो वाणी के बजाय आवाज़ के पहलू होते हैं जो आपके कहने का तरीका होता है तो वो किस में आता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा पैरा लैंग्वेज और हिंदी में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पराभाषा के रूप में।
फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? तो आपका पहला दिया है श्रोताओं की भागीदारी, दूसरा है सूचना का एक तरफा अंतरण, और तीसरा है ग्रेपवाइन का रणनीतिक उपयोग, और चौथा है प्रत्ययकारी और विश्वासोत्पादक वार्ता। तो इसमें आपका पूछा है कि प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है, तो जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन आपका हमेशा टू वे होता है। मतलब एक सेंडर आपको मैसेज भेजेगा, जो सेंडर होता है वो मैसेज भेजता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। फिर जब रिसीवर जो रिसीव करने के बाद अपना जो भी फीडबैक रहता है वो पुनः सेंडर को भेज देता है। तो इस तरह आपका टू वे होता है, सेंडर से रिसीवर के पास जाता है, फिर रिसीवर अपना फीडबैक पुनः सेंडर के पास भेज देता है। तो ये आपका टू वे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपका पूछा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है कि सूचना का एक तरफा अंतरण। ये आपका एक तरफा नहीं होता है, टू वे होता है, वन वे नहीं टू वे होता है। तो यहाँ पे आपका ये पूछा सिद्धांत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपका हिंदी में हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, और इंग्लिश में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन वे ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रेपवाइन शब्द निम्नांकित में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया अनौपचारिक संचार, दूसरा ऊपर की ओर संचार, तीसरा है क्षैतिज संचार, और चौथा है नीचे की ओर संचार। तो ये आपका ग्रेपवाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपका लगभग हर साल या एक साल के बाद हमेशा ये नेट एग्जाम में आता रहता है। तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो और ये आपका जो ग्रेपवाइन होता है ये आपका अनौपचारिक संचार या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपका कम्युनिकेशन दो तरह से होता है, एक फार्मल कम्युनिकेशन होता है और दूसरा होता है एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे आप लोग जो नॉर्मल बातें करते हैं अपने दोस्तों से या घर वालों से या आसपास के लोगों से, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी में हो गया, किसी जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे जो आपकी बातें होती हैं, जैसे जिसका एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि इसी तरह आपको बातें करनी है, जो तो उस तरह के वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच, वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे जो आपके ये जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ से अगर हमारी कोई आपका प्रेस नोट रिलीज होता है, किसी सूचना को नोटिस निकालते हैं, तो वो जो आपका जो होता है इनफॉर्मल, वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको निकाला जाता है कि वहाँ पे कोई गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह आपका जो फॉर्मल होता है वहाँ पे एक रूल्स रेगुलेशन के तहत चलते हैं, और ये काफ़ी थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। और जबकि यही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, तो इनफॉर्मल क्या होता है आपका, ये आप जो नॉर्मल बातचीत करते हैं वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो आपका जो ग्रेपवाइन होता है वो भी आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो हिंदी में आपका ऑप्शन ए सही है और इंग्लिश में आपका ऑप्शन बी सही है। और बाकी आपका जो ऊपर की ओर संचार या नीचे की ओर संचार, तो ये दोनों जो होते हैं आपके वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। और सी तो आपका दिया है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज संचार। तो अगर पिछले वीडियो हमने एक बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है वो जो एक ही स्टेटस के लोग होते हैं उनके मध्य होता है कम्युनिकेशन, वो आपका क्षैतिज संचार में आता है। बाकी ये आपका बी और डी, ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन में आता है। तो इसमें आपका ग्रेपवाइन में हो जाएगा हिंदी में ए ऑप्शन सही है, और इंग्लिश में आपका बी ऑप्शन सही है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में भाषा होती है, पहला है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है प्रतीकात्मक कूट, तीसरा गैर वाचिक कूट, और चौथा है वाचिक कूट। तो आपको बताना है जो लैंग्वेज होता है वो कम्युनिकेशन में किसके अंतर्गत आता है। जो आपका लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज मतलब आप भाषा की यूज करें, तो भाषा का यूज करें तो मतलब आप वर्बल यूज करें, वर्ब। तो जो आपका लैंग्वेज हो जाएगा वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें आप जैसे कोई सिंबल यूज करते हैं या आप बॉडी से कुछ इशारे करते हैं, तो ये सब आपका नॉन वर्बल में आ जाता है। बाकी अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो लैंग्वेज आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन है, हिंदी में आपका डी ऑप्शन सही है और इंग्लिश में आपका ए ऑप्शन सही है, द वर्बल कोड। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं? तो इसमें आपको बताना है, पहला दिया आपका संप्रेषण में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि संप्रेषण में अपने विचार होते हैं, कोई फैक्ट होता है या कोई भी मत होता है तो वो एक दूसरे से साझा करते रहते हैं, ये आपका कम्युनिकेशन में होता है, कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा आपका दिया संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल होते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन का ही हम आदान प्रदान करते हैं
और इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान, तो जिसको हम अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं या जिससे लेते हैं, तो ये दोनों के समझ पे निर्भर करता है, उसको इन्फॉर्मेशन को समझते हैं दोनों लोग, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका ए सही है, बी सही है। फिर तीसरा आपका कहा है कि संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन जो होता है वो एक लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस होती है, तो ये भी आपका सही है। और लास्ट में आपका दिया कि संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया, मतलब एक साइक्लिकल क्रम में चलता रहता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका होता है सेंडर होता है एक नॉर्मल, अगर कम्युनिकेशन का मॉडल देखें तो सेंडर और रिसीवर होते हैं, फिर आपका बीच में आता है मैसेज आ जाता है, फिर चैनल आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सेंडर जो होता है सेंड करता है, मैसेज को भेजता है, रिसीवर इसको ग्रहण करता है, ठीक है। तो रिसीवर जैसे हमारे कोई उसको मैसेज मिला, ठीक है, तो उसके बाद वो मैसेज को पढ़ के जो अपना फीडबैक देता है, तो वो फिर पुनः सेंडर के पास चला जाता है, तो इस तरह सेंडर भेजता है रिसीवर को, फिर रिसीवर अपना फीडबैक सेंडर को देता है, तो ये आपका एक सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर, ये आपका एक चक्रीय क्रम में चलता रहता है। तो आपका यहाँ पे ए भी सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है, मतलब चारों ऑप्शन सही है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी। हिंदी में आपका सी ऑप्शन सही है, और इंग्लिश में आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्वेश्चन को, तो इंग्लिश में भी आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी डी। हिंदी में आपका सी सही है, ए बी सी डी, और इंग्लिश में आपका डी सही है, ए बी सी डी, मतलब आपका ये चारों सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। फिर तर्क में आपका कहा गया सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि वो उसमें एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है उसको होने में। तो जैसे यहाँ पे आपका तर्क में दिया है कि योजनाबद्ध होता और व्यवस्थित होता है, तो उसको एक पूरा योजनाबद्ध सिस्टमेटिक और व्यवस्थित करने में टाइम लग जाता है, तो ये आपका हो जाता है कि तो इसमें कहा त्वरित होता है, तो त्वरित तो हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है, और लचीला होना चाहिए, तो ये लचीला भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, और उसमें अगर हमारी कोई गलती होती है तो उसको सही करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आपका अभिकथन गलत हो जाएगा और तर्क आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अभिकथन गलत है, तर्क सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में, तो आपका दिया है कि ऑप्शन नंबर सी में ए असत्य है परंतु आर सत्य है, और ये आपका हिंदी में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, तो ये आपका गलत है। फिर रीजन में आपका क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए इज फास्ट बट आर इज करेक्ट, ये आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है। तो इसमें आपका दिया है, पहला है अभिवृत्ति सर्वेक्षण, दूसरा है कार्य निष्पादन रिकॉर्ड, तीसरा है विद्यार्थियों की उपस्थिति, और चौथा है संप्रेषण माध्यम का चयन। तो आपका जो किसी कम्युनिकेशन को आपको पता लगाएं कि वो इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए आपका होता है कि जो आपका एटीट्यूड सर्वे है या अभिवृत्ति सर्वेक्षण है, तो ये आपका सही है। इससे भी आपका पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन कैसा है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर स्टूडेंट से कम्युनिकेट किया, आज मान लीजिए कम्युनिकेट किया, फिर कल अगर आता है क्लास में, उसने जो भी बच्चों से कम्युनिकेट किया होगा, जो भी सिखाया होगा, अगर अगले दिन बच्चे उसको अपने अंदर आत्मसात करके आते हैं और उनके जो पर्सनालिटी उसमें कुछ चेंज होता है, तो इससे आपको पता लगता है कि वो कम्युनिकेट जो कल कम्युनिकेट हुआ था वो आपका कुछ इफेक्टिव हुआ था, ठीक है। तो आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा है कार्य निष्पादन रिकॉर्ड, तो ये भी आपका सही है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। तो अगर मान लीजिए टीचर ने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाया है, तो अगर वो उनका मान लीजिए टेस्ट लेता है और स्टूडेंट्स जितने अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो वो भी आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है, तो ये भी आपका सही है, ए सही है, बी सही है। और तीसरा दिया विद्यार्थियों की उपस्थिति, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक किसी कोई भी मान लीजिए टीचर स्टूडेंट्स या कोई भी हो और उनके मध्य अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग उसके कम्युनिकेशन को सुनना चाहेंगे, तो उसके कम्युनिकेशन सुनने के लिए उनकी जो उपस्थिति रहती है वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो ये भी आपका सही है, विद्यार्थियों की उपस्थिति भी आपकी सही है। और लास्ट में आपका दिया है संप्रेषण माध्यम का चयन, तो इससे आपका जो इफेक्टिवनेस है कम्युनिकेशन का, ये इससे आपका नहीं पता चला कि वो प्रभावशाली है कि या नहीं, तो यहाँ पे आपका ए बी और सी सही, ये आपका डी गलत है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी नहीं, सी नहीं, सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर ए बी और सी सही है, यहाँ पे आपका ये कूट मिल रहा है, ठीक है। तो हिंदी में आपका
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, तो इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका पहला है एटीट्यूड सर्वे सही है, दूसरा है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ये भी सही है, तीसरा है स्टूडेंट्स अटेंडेंस ये भी सही है, और चौथा है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल ये आपका गलत है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए बी और सी कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ए बी और सी सही है, तो ये सही हो जाएगा। आपका इंग्लिश में बी सही है, हिंदी में आपका ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में है। पहला ऑप्शन है एनकोडर्स, दूसरा है डिकोडर्स, तीसरा है एजिटेटर्स और चौथा है प्रोपेगेटर्स। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो मैसेज को भेजता है, ठीक है, तो जो मतलब सेंड करता है सेंडर, तो सेंडर को आप क्या कहते हैं, एनकोडर्स कहते हैं। और जो मैसेज को रिसीव करता है, जो रिसीवर होता है, उसको हम लोग डिकोडर्स कहते हैं, क्योंकि जो मैसेज रिसीवर पाता है उसको फिर डिकोड करता है और समझता है। तो इस तरह रिसीवर को डिकोडर और सेंडर को हम लोग इनकोडर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको शिक्षक कहा है कि शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, तो मतलब जो शिक्षक है वो मैसेज को भेज रहा है, ठीक है, जो शिक्षक मैसेज को सेंड कर रहा है, तो इस तरह जो आपका टीचर हो जाएगा वो आपका हो जाता है एनकोडर हो जाएगा टीचर। और जो विद्यार्थी उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो आपका डिकोडर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी डिकोडर्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके डिकोडर्स हैं और जो शिक्षक है वो आपका इनकोडर्स माने जाएंगे। तो या हिंदी में आपका बी ऑप्शन सही है डिकोडर्स, और इंग्लिश में भी आपका वही सेम ऑप्शन है डिकोडर्स ही सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, मीडिया जाना जाता है। तो पहला आपका है प्रथम सत्ता वर्ग, दूसरा है द्वितीय सत्ता वर्ग, तीसरा है तृतीय सत्ता वर्ग और चौथा है चतुर्थ सत्ता वर्ग। तो जैसे सबको ये लगभग सबको पता होगा कि लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। पहला है विधायिका होता है, फिर कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका और चौथा होता है आपका मीडिया को ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपको बताना है कि मीडिया जाना जाता है, तो मीडिया आपका चौथे स्तंभ में आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी फोर्थ स्टेट। ये आपका दोनों में हिंदी इंग्लिश डी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता कहलाता है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया समूह संप्रेषण, दूसरा है जनसंचार, तीसरा अंतर्व्यक्तिक संचार और चौथा है अंतर्व्यक्तिक संचार। तो इस तरह के जो भी आपके कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें एक विशाल जनसमूह को किसी सोर्स के द्वारा एक साथ सूचना प्रसारित किया, तो ये सारे चीज़ें आपके जनसंचार या मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनसंचार, और इंग्लिश में भी आपका बी ही ऑप्शन सही है मास कम्युनिकेशन। ये आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में भी मास कम्युनिकेशन या जनसंचार। फिर अगला क्वेश्चन है, पीत पत्रकारिता पद का संबंध है। तो आपका पहला दिया है आतंकवाद और हिंसा के विषय में सनसनीखेज समाचार, दूसरा है पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीपरकता और अतिशयोक्ति, तीसरा है कला और संस्कृति के सनसनीखेज समाचार और चौथा है पीले कागजों पर छपे सनसनीखेज समाचार। तो जो आपका येलो जर्नलिज्म होता है उसका मेन उद्देश्य होता है, या ये जो टर्म है ये आपका होता है कि आपने जो उसके दर्शक होते हैं किसी भी न्यूज़ चैनल के या न्यूज़पेपर के जो भी होते हैं दर्शक होते हैं या पाठक होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए जो आपके एक सनसनीखेज, जैसे आप देखते हो न्यूज़ चैनल अगर देखते होंगे तो उसमें दिखाता होगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ या सनसनीखेज खुलासा। तो इस तरह के जो भी आपके आते हैं न्यूज़ चैनलों में वो आपके येलो जर्नलिस्ट के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चैनल पे या अपने न्यूज़पेपर पे लाने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाए जाते हैं। तो ये आपका होता है इसका ऑप्शन नंबर बी पाठकों और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीपरकता और अतिशयोक्ति। तो ये आपका ऑप्शन सही है। और इसमें क्या होता है कभी कभी गलत न्यूज़ भी लोगों तक पहुंचा दी जाती है अपने चैनल को ज़्यादा आगे बढ़ाने के चक्कर में या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चैनल पर लाने के लिए। तो ये आपका काफ़ी एक घटिया तरीका माना जाता है अपने समाचार पत्रों या अपने न्यूज़ चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और हिंदी में भी आपका बी ही सही है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए आप हिंदी में भी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहाँ पहला है शोर, दूसरा है श्रोता, तीसरा आलोचनात्मकता और चौथा है फीडबैक।
तभी हमने आपको जस्ट बताया कि जो आपके जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें इस मेन सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है और यहाँ आपका बीच में मैसेज होता है और चैनल होता है, ठीक है। तो सेंडर से रिसीवर तक मैसेज जाता है, ठीक है। तो अगर सेंडर से रिसीवर तक मैसेज जाए तो ये आपका वन वे माना जाता है, ठीक है। अगर कोई फीडबैक उसमें नहीं शामिल, जैसे सेंडर है, मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया और कोई फीडबैक नहीं दिया, कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ये आपका वन वे कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो आपका हमेशा टू वे ही होता है, क्योंकि आप कोई भी अगर मैसेज देते हैं किसी को तो जो रिसीवर है वो कोई ना कोई आपको रिस्पांस जरूर देगा, ठीक है, या फीडबैक जरूर देगा। तो ये आपका क्या होता है, फीडबैक देता है तो वापस वो सेंडर के पास जाता है। तो इस तरह यहाँ पे जो सेंडर रिसीवर ने फीडबैक दिया, ठीक है, ये आपका फीडबैक जो देता है, तो रिसीवर की तरफ से ये फीडबैक हो गया। और लेकिन ये क्या कहता है कि फिर सेंडर इसको रिसीव करता है तो वो सेंडर के लिए एक मैसेज रिसीव करता है। तो यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाएगा और सेंडर जो है आपका फिर रिसीवर बन जाता है। तो ये आपका एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है। ये सेंडर से जाएगा रिसीवर की तरफ, फिर रिसीवर से पुनः ये सेंडर की तरफ जाता है फीडबैक के रूप में। तो इस तरह आपका यहाँ पे सेंडर जो है इनकोडर रहता है और रिसीवर डिकोडर रहता है। लेकिन फीडबैक के बाद क्या होता है कि जो रिसीवर रहता है वो इनकोडर हो जाता है और सेंडर जो होता है वो आपका डिकोडर हो जाता है। तो इसमें वही पूछा कि एनकोडर डिकोडर हो जाता है। तो जो आपका सेंडर है वो आपका डिकोडर कब हो जाएगा ये आपको बताना है। तो वहाँ पे जब आपका फीडबैक शामिल होगा तो वहाँ पे आपका जो सेंडर होगा वो आपका डिकोडर बन जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका इंग्लिश में भी डी ही सही है, फीडबैक। और अगला क्वेश्चन है, संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं। तो जो भी आपका यूजर्स है वो अगर किसी मीडिया का अपने काम के लिए, कोई पर्सनल काम के लिए यूज कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं। तो वो आपका आता है कि एक्टिव ऑडियंस के अंतर्गत आता है या सक्रिय श्रोता के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वो एक्टिव है, उसे चीज़ों के बारे में पता है कि किसी का कैसा यूज करना है, तो वो आपका एक्टिव माना जाता है, एक्टिव श्रोता माना। जैसे मान लिया अभी आप लोग अपने मोबाइल से यूट्यूब चला के अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसका मतलब आप एक सक्रिय श्रोता हैं, आपको पता है कि चीज़ों को कैसे यूज करना है, आप एक्टिव रहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे यूज करना, तो ये आपका सक्रिय माने जाएंगे आप। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय श्रोता। और इंग्लिश में भी आपका वही है, एक्टिव ऑडियंस। फिर अगला क्वेश्चन है, कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। पहला आपका गवेषणा, दूसरा संस्थानीकरण, तीसरा है असंकेतित आख्यान, चौथा है व्याख्यान। तो आपका जो भी क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है उसमें मान लीजिए क्लासरूम में आपका क्या होता है, एक टीचर आता है, कोई एक टॉपिक तैयार करके लाएगा, फिर वो आपको स्टूडेंट्स को लेक्चर दे के चला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या टीचर क्या करता है कि बेसिकली वो अपना लेक्चर आके दे देता है, ठीक है। जो भी उसको टॉपिक पढ़ाना है, जिस विषय में आपको स्टूडेंट से बात करनी, वो आता है, लेक्चर देता है, फिर लोगों से उसके फीडबैक लेता है या उनसे पूछता है कोई प्रॉब्लम है। तो ये आपका मेनली क्या होता है कि आपका व्याख्यान के अंतर्गत आ जाता है। तो आपका कक्षा संचार का जो वर्णन होता है वो आपका व्याख्यान ही माना जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इंग्लिश में भी आपका डी ही सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे, ऑप्शन ए संस्कृतिहीन होते हैं, ऑप्शन बी है महत्वहीन होते हैं, ऑप्शन सी यथातथ्य नहीं होते और चौथा है वरीयता नहीं दी जा सकती है। तो जो संप्रेषण में मिथक होते हैं, देखिए मिथक में तो काफ़ी शक्ति होती है, ये तो आपके बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी अगर मान लिया आपको कोई भी झूठी बात फैलानी हो तो वो काफ़ी तेज़ी से फैलती है। आप अगर किसी एक को बताएं फिर वो थोड़ा मिर्च मसाला का दूसरे को बताए, फिर वो तीसरे को, इस तरह जो आपके मिथक होते हैं वो आपकी काफ़ी जल्दी फैलती हैं। लेकिन वो क्या होता है कि वो उनमें कोई फैक्ट नहीं होता उनकी बातों में, वो झूठ है तो झूठ है, मतलब मिथक है। तो उनमें क्या होता है, जो होता है वो यथातथ्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पूछ वही आपको बताएं कि मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे यथातथ्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथातथ्य नहीं होते हैं। और यहाँ पे आपका इंग्लिश में भी वही ऑप्शन सही है, सी, इम्प्रिसाइज। फिर अगला क्वेश्चन है, संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है। तो आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो होता है, तो पहला आपका दिया है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और तीसरा है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, और चौथा है मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन है मतलब किसी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे आप ये मान के चलिए काफ़ी सारे लोग होंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग हैं मतलब एक समूह बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, तो उनके मध्य जो भी कम्युनिकेशन उनको एक ग्रुप कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको
आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समूह संचार या ग्रुप कम्युनिकेशन। और जबकि मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई एक आदमी किसी सोर्स के द्वारा एक विशाल जनसमूह को कोई सूचना पहुंचाए तो वो आपका मास कम्युनिकेशन में आता है। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पूछा तो वो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार है। तो आपका इसमें बताना है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो आपको दिया, पहला दिया है संप्रेषक, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव, संदेश। तो आप ऑप्शन देख लीजिए। आप जो आपके प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, सबसे पहले समय कम्युनिकेशन आप किससे करते हैं। कम्युनिकेशन होने के लिए आपके पास कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। एक लोग हो गया, 2 लोग होंगे, ठीक है। कम से कम 2 लोग होंगे तभी आपका कम्युनिकेशन होगा। तो ये आप समझिए पहले। तो 2 लोगों में आपका एक तो सेंडर होगा जो मैसेज को सेंड करेगा और दूसरा जो होगा रिसीवर होगा, ठीक। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। जैसे आपका ऑप्शन अगर देखते हैं, सिर्फ मान लिया आपको बस इतना ही पता है सेंडर रिसीवर, तो इस तरह अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको बी ऑप्शन में दिया है मीडियम दिया, ये पहले दिया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन में दिया है मैसेज दिया पहले, तो ये आपका 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी करेक्ट ऑप्शन पता कर सकते हैं। तो आपका मान लीजिए बी और डी गलत हो गया तो आपके पास बचता है ए और सी बचता है, ठीक है। तो जो आपका ए बचा है और सी बचा है, तो अब इनमें से आपको देखना है कि कौन सा सही है, ठीक। तो एक हो गया सेंडर, हो गया रिसीवर, हो गया। ये तो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में होंगे ही होंगे। तो सेंडर के बाद क्या होता है, फिर अगर मान लीजिए 2 आदमी हो गए, ठीक, तो उनके पास कोई ना कोई मैसेज होगा तभी ना वो दूसरे को देगा, रिसीवर को देगा। तो फिर आपके सेंडर के पास कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए, ठीक। फिर मैसेज होगा तो उसको मैसेज भेजने के लिए उसके पास कोई मीडियम होना चाहिए। तो मीडियम होगा फिर तभी ना वो मैसेज भेज पाएगा। फिर आपका हो जाएगा मीडियम आ जाएगा। फिर मीडियम आप मान लीजिए सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, मीडियम भी हो, तो वो मैसेज को भेज दिया, वो रिसीवर उसको रिसीव किया। तो रिसीवर जब रिसीव किया तो उसके बाद वो मैसेज को अपना डिकोड करेगा, उसको समझेगा कि मैसेज क्या कहना चाहता। फिर उसके बाद वो अपना फीडबैक देगा या जो भी इफेक्ट होगा वो अपना वापस से सेंडर को दे देगा, मतलब फीडबैक। तो इस हिसाब से आपका आप देखें सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और इफेक्ट या फीडबैक, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ए और सी ऑप्शन में तो आपका कम्युनिकेटर है, ठीक है, वही जो मैसेज भेजेगा आपका संप्रेषण। और बी में आपका दिया मीडियम दिया है, तो मीडियम आपका लास्ट बाद में आता है। पहले आपका सेंडर आएगा, उसके पास कोई मैसेज होगा तब ना उसके बाद वो किसी मीडियम का यूज करेगा उस मैसेज को भेजने के। तो आपका ए ऑप्शन भी गलत होगा, तो बचता आपका सी ऑप्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक कम्युनिकेटर या सेंडर या इनकोडर आप जो भी कह लीजिए। तो उसके पास फिर कोई मैसेज होगा, फिर मीडियम यूज करेगा कि उसको किस मीडियम से भेजना है। फिर मीडियम के बाद वो रिसीवर के पास जाएगा और फिर रिसीवर अपना फीडबैक देगा या उस मैसेज का जो भी इफेक्ट होगा वो वापस कम्युनिकेटर या सेंडर को भेज देगा। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका पूरा एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आ जाते हैं पूरे। और हिंदी में भी आप देख लीजिए, आपका संप्रेषक होगा, संदेश होगा, माध्यम होगा, रिसीवर होगा और प्रभाव होगा। तो यहाँ पे भी आपका सी ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि चैनल के साथ ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।